नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर आज हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट इस टॉपिक को शुरू किया था। आधा हिस्सा उसका लास्ट लेक्चर में हुआ था, बचा हुआ हिस्सा इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने अभी तक ये देखा कि बैंक हैव एसेट्स एंड लायबिलिटीज। There are assets and there are liabilities. What is asset? Asset are those things from where banks will gain money. ये वो चीज है जहां से बैंक पैसा कमाएगी। Liabilities are those things where bank will lose money. ये वो चीज है जहां से पैसा गवाएगी। जब हम एसेट की बात करते हैं तब एसेट के अंदर देयर आर मल्टीपल एसेट्स। जैसे बैंक ने सोना खरीद के रखा है, गोल्ड, तो गोल्ड इज एन एसेट। बैंक ने करेंसी खरीद रखी है तो करेंसी इज एन एसेट। उसी तरीके से अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है तो लोन इज ऑल्सो एन एसेट। अब लोन एसेट कैसे होता है? क्योंकि जब बैंक किसी को लोन देती है तो सामने वाला पर्सन जो है एबीसी मान लो, तो एबीसी पर्सन ईएमआई रिटर्न करेगा, उसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा। तो जब लोन दिया जाता है तब पर्सन बैंक में अपना लोन रिपे करता है, साथ में इंटरेस्ट भी देता है। तो बैंक में कमाई हो रही है ना, तो इसलिए लोन एक्ट एज एन एसेट इन बैंक। जब ये ईएमआई प्रॉम्प्टली पे किए जा रहे हैं, हर महीने की 1 तारीख को अगर ईएमआई प्रॉम्प्टली मिल रहा, मतलब 1 तारीख अगर आपकी ड्यू डेट है, तो अगर ड्यू डेट में सब पेमेंट हो जा रही है तब ये माना जाएगा कि जो एसेट है वो परफॉर्मिंग एसेट्स है। अगर वो ड्यू डेट पे नहीं हो रहा है तो वो क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर हमने समझा था कि किस अकाउंट को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे। सो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर एनपीए कैटेगरीज। किस अकाउंट को एनपीए कहना, उसके लिए डिफरेंट डेफिनेशंस है। जैसे अगर नॉर्मल कोई पर्सनल लोन अगर कोई लिया तो पर्सनल लोन के ऊपर 90 डेज से ज्यादा अगर ओवरड्यू रहता है अकाउंट, ओवरड्यू मतलब पेमेंट नहीं करना, अगर 90 डेज से ज्यादा किसी भी अकाउंट में रीपेमेंट नहीं होगी लोन अकाउंट पे, तब ये माना जाएगा कि वो अकाउंट एनपीए। लेकिन अगर वही एग्रीकल्चरल लोन है तो एग्रीकल्चरल लोन के लिए 2 स्मॉल क्रॉप सीजन का क्राइटेरिया होता है या फिर 1 बिग क्रॉप सीजन। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया है। अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है तो उसके ऊपर अगर 90 डेज तक बैंक को कुछ अर्निंग नहीं हो रही है, तब ये माना जाएगा वहां पे कि तब ये माना जाएगा कि वो जो एसेट है, वो जो लोन दिया है, वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए डिक्लेयर करने के लिए डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट क्राइटेरिया। फिर हमने ये भी देखा था कि एनपीए एक जनरल टर्म है, उसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज भी आती है, जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट कौन से हैं? जब 90 डेज से ज्यादा के लिए कोई भी अकाउंट एनपीए रहता है तब उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाएगा। मतलब आफ्टर 90 डेज, 91st डे से उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाएगा। और अगले 1 साल के लिए ये सब स्टैंडर्ड एसेट मेंटेन किया जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2022 को अगर मैं सब स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर होता हूं तो 1 जनवरी 2023 को मेरा स्टेटस बदल के डाउटफुल एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। सो व्हेन एन अकाउंट इज substandard asset for more than for 12 months, so after 12 month that asset is known as doubtful asset। मतलब यहाँ पे पैसा आने की संभावना और भी कम हो गई। सामने वाले बोरोवर ने जो पैसा जो जिसने बैंक से कर्जा लिया है, वो बोरोवर पैसा देने की संभावना या रिपे करने की संभावना यहाँ पे काफी कम हो जाती है। इसके बाद कुछ समय बाद, इट इज नॉट स्पेसिफिक, लेकिन एक सर्टेन समय के बाद बैंक उस डाउटफुल एसेट को लॉस एसेट में कन्वर्ट करेगी। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम टू कन्वर्ट एनी एसेट इनटू लॉस एसेट फ्रॉम डाउटफुल एसेट। तो बैंक को जब फील हो जाएगा कि जो बोरोवर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, अब वहां से पैसा नहीं आएगा, तब बैंक उस एसेट को लॉस एसेट डिक्लेयर कर देगी। इस तरीके से हमने सब कैटेगराइजेशन देखी। फिर हमने कुछ
डिफरेंट कैटेगरीज भी देखी थी, जिसको हमने कहा था स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है? जब कोई भी लोन अकाउंट ओवरड्यू रहेगा लेस देन 90 डेज के लिए, ओवरड्यू फॉर लेस देन 90 डेज, 90 दिन से कम के लिए अगर कोई भी अकाउंट ओवरड्यू रहता है तब उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट कहा जाएगा। मतलब एनपीए से पहले स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी आएगी, उसके अंदर भी स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, 2 तीन कैटेगरी है। 1 to 30 डेज के अगर कोई भी अकाउंट 1 to 30 डेज के लिए ओवरड्यू रहता है तो 0 कैटेगरी, एसएमए 0। फिर अगर कोई भी अकाउंट 31 to 60 डेज के लिए ओवरड्यू रहता है तो वो एसएमए 1 कैटेगरी। फिर कोई भी अकाउंट 61 to 90 डेज के लिए ओवरड्यू रहता है तो वो एसएमए 2 कैटेगरी, एंड आफ्टर 90 डेज इट विल बी टर्म्ड एज सबस्टैंडर्ड एसेट। कोई भी अकाउंट अगर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर रहा है, कोई भी पेमेंट बैंक में जो ईएमआई आ रहे हैं वो प्रॉम्प्टली आ रहे हैं, तब उसको स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। स्टैंडर्ड एसेट मतलब दे आर परफॉर्मिंग एसेट। इस तरीके से हमने कैटेगराइजेशन देखा था। फिर इन्हीं एनपीए के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने आपको समझाया था ग्रॉस एनपीए। व्हाट इज ग्रॉस एनपीए? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क एसेट, टोटल अमाउंट ऑफ एनपीए मतलब रिस्क एसेट। फिर हमने समझा था नेट एनपीए क्या होता है। नेट एनपीए मतलब ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन। और प्रोविजन क्या होता है? इट इज अ मनी सेट असाइड बाय बैंक टू रिड्यूस एनपीए लॉसेस। तो ग्रॉस एनपीए से जितना भी प्रोविजन किया है अगर उसको हम रिड्यूस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नेट एनपीए। सो नेट एनपीए मींस इट इज अ नेट लॉस दैट बैंक हैव इनकर्ड। इतना लॉस बैंक में हो गया है ये माना जाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में ढंग से समझाया था। बस उसी के आगे चलते हैं। फिर प्रोविजनिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो वर्ड यूज किया था प्रोविजन, वो ये है प्रोविजनिंग। व्हाट डू मीन बाय प्रोविजनिंग हियर? सो प्रोविजनिंग क्या होती है गाइस? जब बैंक के अंदर एनपीए आएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो वो लॉसेस है बैंक के सामने, दे आर पॉसिबल लॉसेस। अब बैंक के अंदर लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे तो बैंक में प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, मतलब बैंक फेल तक हो सकता है। तो अगर बैंक को प्रिवेंट करना है तो इन लॉसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए एक तरीका क्या निकाला गया है कि बैंक शुड मेंटेन एक्स्ट्रा मनी विद देमसेल्फ, एक्स्ट्रा मनी। अब ये जो एक्स्ट्रा मनी है इसको हम कहेंगे प्रोविजन। जब बैंक में प्रोविजन बनाया जाएगा तब एनपीए से जो लॉसेस होंगे उनको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? मान बैंक प्रॉफिट बनाती है तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा प्रोविजन के नाम से बाहर निकाला जाएगा। मान लेते हैं कि मेरी एक बैंक है, मेरी बैंक ने 100 करोड़ के कर्जे बांटे थे। अब 100 करोड़ के कर्जों में से टोटल 20 करोड़ एनपीए हो गए, मतलब हमारा कितना 20% एनपीए रेट बैंक। अब 20 करोड़ रुपए खतरे में है बैंक, तो बैंक क्या कर सकती है? इस 20 करोड़ के लॉसेस को कम करने के लिए प्रोविजन का सहारा ले सकती है। मतलब मान लो बैंक का टोटल प्रॉफिट होगा 100 करोड़ मान लेते, तो बैंक क्या करेगी? 100 करोड़ में से कुछ पैसा प्रोविजन के नाम से बाजू में निकालेगी। तो मान लेते हमने बैंक ने 10 करोड़ रुपए प्रोविजन के नाम से जनरेट की। सो प्रोविजन कितना हुआ हमारी बैंक में? 10 करोड़ रुपए। अब ये 10 करोड़ रुपए आए कहां से? तो बैंक ने प्रॉफिट से कम किए। तो अब बैंक अपना प्रॉफिट 100 करोड़ नहीं तो 90 करोड़ रुपए दिखाएंगे, और 10 करोड़ रुपए प्रोविजन के नाम पे बैलेंस शीट में दिखाई देगा। सो दिस इज योर प्रोविजन। अब ये 10 करोड़ रुपए का यूज क्या है? अब ये 20 करोड़ रुपए बैंक वसूल करने की कोशिश करेगी, एनपीए हुए ना। मान लेते हैं 20 करोड़ रुपए नहीं वसूल होते और पूरे के पूरे पैसे लॉस में चले गए, तो बैंक का टोटल 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? ये जो प्रोविजन के नाम से 10 करोड़ रुपए बनाए हैं ना, दे विल पुट इनटू द बैंक। अब ये बैंक में आ जाएंगे। अब बैंक के पास जो 20 करोड़ थे उसमें से 10 करोड़ रुपए वापस आएंगे, तो बैंक का 10 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये नेट लॉस है बैंक का। ये क्या है? बैंक का नेट लॉस है। तो यहाँ पे जो 20 करोड़ का नुकसान होने वाला था वो रिड्यूस हुआ 10 करोड़ पे। क्यों? क्योंकि बैंक ने प्रोविजन बनाया। अगर मान लेते बैंक ने पूरा 20 करोड़ रुपए का प्रोविजन बनाया होता तो यहाँ पे प्रॉफिट 80 करोड़ रुपए होता और जो एनपीए से लॉसेस है वो 0 रुपए हो जाते, क्योंकि पूरे के पूरे 20 करोड़ प्रोविजन से आ जाते, है ना।
इस तरीके से होता है। लेट्स से टेक अनदर केस कि बैंक ने जो 20 करोड़ के एनपीए ना उसमें कुछ वसूली कर दी, तो बैंक में 10 करोड़ रुपए वसूल हुए और अभी भी 10 करोड़ रुपए आना बाकी है। तो अगर जो हमने प्रोविजन बनाया था 10 करोड़ रुपए का वो पैसा डाल दिया जाए तो बैंक में एनपीए लॉसेस 0 दिखाई देंगे। एनपीए से जो भी लॉसेस जनरेट हो रहे हैं ना, तो वो पूरे लॉसेस कैसे दिखाई देंगे? 0। इस तरीके से प्रोविजन हेल्प करेगा बैंक में एनपीए के लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। अगर बैंक एनपीए जनरेट कर रहा है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन जनरेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आइडियली ये प्रोविजन 70% से ज्यादा होना चाहिए, जो भी एनपीए ना उसके 70% से ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रोविजन बैंक में बनाया जाता है। तो दिस इज एनपीए प्रोविजनिंग। तो एनपीए प्रोविजनिंग क्या है? बैंक कीप असाइड द certain amount of money from their profit. The bank set aside an amount from their profit or income. उसको आप क्या कहोगे? प्रोविजनिंग। बेसिकली यही होता है प्रोविजनिंग। इट इज अ मेथड बाय विच बैंक प्रोवाइड बैंड एसेट एंड मेंटेन हेल्थी बुक फॉर अकाउंट्स। मतलब अभी लॉस कम दिखाई देंगे ना, तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो हेल्थी दिखाई देगी। तो दिस इज बेनिफिट ऑफ प्रोविजनिंग। अंडरस्टूड? फिर यहां से हम प्रोविजनिंग कवरेज रेशो भी देखते हैं, पीसीआर। तो व्हाट इज प्रोविजनिंग कवरेज रेशो? कि बैंक में टोटल ग्रॉस एनपीए कितने हैं और उसके कंपैरिजन में बैंक में प्रोविजन कितना बनाया गया। जैसे अगर बैंक में 20 करोड़ के टोटल ग्रॉस एनपीए और बैंक ने 10 करोड़ प्रोविजन के नाम पे फंड बनाया है, तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो 50% आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोड़। तो ये कितना आएगा? 50% प्रोविजनिंग कवरेज रेशो बैंक का बनेगा। और ये कितना होना चाहिए? ये 70% से ज्यादा होना चाहिए। ये आइडियल सिनेरियो है, इट्स नॉट मैंडेटरीली, बट ये 70% से ज्यादा हुआ तो ये माना जाएगा कि बैंक के सामने एनपीए की रिस्क रिड्यूस किएगी। एनपीए से जो भी रिस्क जनरेट हो रहे हैं ना, दे आर रिड्यूस्ड। सो दिस इज हाउ प्रोविजनिंग काम में आता है। तो व्हाट इज प्रोविजनिंग कवरेज रेशो? इट इज द रेशो ऑफ बैंक्स प्रोविजन टू द बैंक्स ग्रॉस एनपीए। इस तरीके से प्रोविजनिंग कवरेज रेशो निकाला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजंस इनटू द बैंक। अब समझते हैं कि बैंकों की हालत कैसी है। ठीक है, अभी तक हमने बैंक्स के अंदर जो एनपीए और एनपीए से रिलेटेड टर्म्स है उनके बारे में देखा। अब ये जो भी था वो थियोरेटिकल नॉलेज था, बट प्रैक्टिकली सिनेरियो क्या है उसके लिए मैंने आपके सामने कुछ डेटा प्रेजेंट किया है। ये जो सारा डेटा है ये फाइनेंशियल 2023 मार्च तक का है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है एफएसआर जून में आती है, उसके अंदर ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। यू कैन क्रॉस चेक इट। तो व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बैंक के अंदर हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। सो दे आर सेइंग कि इंडिया में अभी अगर मैं 2023 की बात करूंगा तो ग्रॉस एनपीए 3.9% है और ये पिछले 10 सालों में सबसे कम एनपीए रेट है। अगर मैं आपको डेटा बताऊंगा कि 2013-14 के अराउंड समथिंग 12-13% के अराउंड हमारे इंडिया में एनपीए था और इसमें सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक का था। इवन टुडे अगर मैं एनपीए की बात करूंगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर ग्रॉस एनपीए 3.9% का है तो पब्लिक सेक्टर बैंक का टोटल एनपीए कितना है? 5.2% और प्राइवेट बैंक का 2.2%। मतलब पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंकों का एनपीए रेट कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स ज्यादा है। सरकारी बैंकों में डिफॉल्ट होने वालों की संख्या प्राइवेट बैंकों में जो डिफॉल्ट हो रहे हैं उनसे काफी ज्यादा है। उसके लिए बहुत सारे कारण है कि सरकार ज्यादातर सरकारी बैंक सरकार की स्कीम इंप्लीमेंट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है वहां पे, तो उसके कारण वहां पे लॉसेस भी ज्यादा देखे जाते हैं। तो दिस इज अबाउट योर ग्रॉस एनपीए। तो इंडिया में अभी के लिए ग्रॉस एनपीए कितना? 3.9%। और उसी से हमारा नेट एनपीए भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारा नेट एनपीए इंडिया में मार्च 2023 तक कितना है? 1%। उसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक का 1.3% एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक का 0.6%। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक ने जितने भी एसेट्स बांटे हैं उसमें 1.3% एसेट्स के पब्लिक सेक्टर बैंक में लॉसेस हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो 0.6% के लॉसेस है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया में क्वालिटी कैसी, एसेट क्वालिटी। इट टॉक्स अबाउट एसेट क्वालिटी। एसेट मतलब कर्ज है ना, तो इंडिया में एसेट क्वालिटी मतलब एनपीए रेट कितना है इसकी बात करेंगे। तो इंडिया में फिलहाल के लिए एनपीए रेट पिछले 10 सालों में सबसे कम
3.9% में है, और उसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीए रेट काफी ज्यादा है कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक। और अगर हम नेट एनपीए की बात करेंगे तो वो है 1%, और उसके अंदर भी पब्लिक सेक्टर बैंकों का एनपीए रेट, नेट एनपीए रेट ज्यादा है कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक। फिर हम देखते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो, पीसीआर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पीसीआर क्या होता है, बैंक्स प्रोविजन टू द ग्रॉस एनपीए। ये जो रेट है इसको हम कहेंगे प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, और ये अभी के लिए कितना है, 74%। और हमने क्या कहा था कि आइडियल कितना होना चाहिए, वो 70%। तो आइडियल लेवल से ज्यादा ही है। तो यहां से हमको समझ में आता है कि इंडिया में अगर एनपीए है तो एनपीए को रिड्यूस करने के लिए प्रोविजन भी काफी अच्छा लेवल पे मेंटेन किया है वहां पे, कि अगर एनपीए के लॉसेस होते भी है तो प्रोविजन से उसमें से 74% लॉसेस कवर किए जा सकते हैं। Within banks, private banks and public sector bank have almost similar PCR. तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो पीसीआर है वो भी 70%, ऑलमोस्ट इतना ही, 74-75%। अगर हम देखेंगे राइट ऑफ टू द ग्रॉस एनपीए रेशियो, कि जितने भी ग्रॉस एनपीए उनमें से कितने लोन को राइट ऑफ किया है, तो 28.5% है। मतलब हर 100 ग्रॉस एनपीए में से 28.5 लोन्स को क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है, मतलब उनको बैलेंस शीट से निकाला गया फॉर द बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल इन द मार्च 2023 क्वार्टर। अंडरस्टूड। अब ये राइट ऑफ जो है ना, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफी ज्यादा दिखा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि राइट ऑफ भी किया जाता है। राइट ऑफ मैंने समझा था कि राइट ऑफ क्या होता है, कि जब बैंकों के अंदर लॉसेस ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है, अगर कोई एनपीए है तो वो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, लेकिन वो एसेट है ना, तो बैंक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर एनपीए ज्यादा है तो बैंक जो है ना प्रॉफिट कम कमाएगी, टैक्स ज्यादा दिखाई देगा, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेशन के बर्डन को कम करने के लिए क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं लोन्स को, कि ये जो एनपीए वाले लॉसेस है ना, ये हमारे है ही नहीं, ये इनको हमने कभी लिया ही नहीं। मतलब वो इस तरीके से निकाल देते हैं बैलेंस शीट से कि उससे बैंक को टैक्स कम देना पड़ेगा। टू सेव देयर टैक्स अमाउंट बैंक का कर देती है, राइट ऑफ कर देती है, बट दैट डजंट मीन कि बैंक पे उस पैसे से हाथ धोती है। बैंक अभी भी रिकवरी के प्रोसेस कंटिन्यू रखती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बैंक्स के अंदर राइट ऑफ जो है उसको हम कहेंगे राइट ऑफ टू ग्रॉस एनपीए रेशियो, वो 28.5%। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे तो सेक्टरल मिक्स में, तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट में सबसे ज्यादा है 7.7%। एग्रीकल्चर सेक्टर हम सबको पता है, ये इंडिया में आज भी मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज रेन फेड। मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर इज रेन फेड एग्रीकल्चर। रेन फेड मतलब अभी भी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर नॉट मॉडर्नाइज्ड, वो इरिगेशन टेक्निक्स वगैरह इनका यूज नहीं कर रहे, अभी भी वो ट्रेडिशनल तरीके से खेती करना पसंद करते हैं, बिकॉज उसके पीछे भी रीजन है स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग, इंडिया में जो लैंड होल्डिंग है वो काफी कम है, 2 एकड़ के अराउंड कुछ तो भी हमारी लैंड होल्डिंग आती है इंडिया में। तो इंडिया में रेन फेड लैंड होल्डिंग स्मॉल होने के कारण उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं की जाती, पैसा ज्यादा नहीं लगाया जाता है, उसके कारण जो भी है वो रेन फेड एग्रीकल्चर है। अब रेन फेड एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी किसान कर्जा लेके फार्मिंग एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, तब उसके सामने रिस्क ज्यादा है ना, क्योंकि बारिश हुई नहीं हुई, कोई पेस्ट आ गए, हीट बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है, नेचर है, नेचर के अंदर कुछ भी अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, उसके कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है, उसका प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है। तब वो उसने जो कर्जा लिया है वो शायद कर्जा नहीं चुका सकता है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट हम देखते ज्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रेडिट में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। सबसे लोएस्ट कहाँ पे, कंज्यूमर लोन्स में, जो कंज्यूमर लोन लिया जाता है ना, जो हम पर्सनल लोन लेते हैं, तो वो सबसे कम है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम एनपीए रेट देखेंगे तो 5.2% का है, सर्विस सेक्टर में 3.9% का। सो वी कैन क्लियरली रैंक कर सकते हैं कि किस सेक्टर में एनपीए रेट ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एनपीए रेट ज्यादा है कंपेयर टू द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल में कम है कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर में एनपीए रेट कम है। तो एग्रीकल्चर में 7.7% का एनपीए रेट, इंडस्ट्रियल में 5.2% का एनपीए रेट एंड सर्विस सेक्टर में 3.9%। इस तरीके से हम एनपीए रेट को डिवाइड कर सकते हैं।
तो अभी तक हमने ये देखा कि इंडिया में ग्रॉस एनपीए 3.9% का है, उसमें भी 5.2%, 3.9% है ना। तो उसके अंदर अगर प्राइवेट और पब्लिक देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर में ज्यादा एनपीए रेट। अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर वाइज देखेंगे तो इकोनॉमिक सेक्टर वाइज एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा एनपीए है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में उससे कम एनपीए, फिर सर्विस सेक्टर में सबसे कम एनपीए। इस तरीके से हम अभी के लिए एनपीए का एनालिसिस देख सकते हैं कि अभी के लिए एनपीए का सिचुएशन क्या है इंडिया। सो दिस इज योर एनपीए रिलेटेड डेटा। लेट्स मूव अहेड, आगे की बात करते हैं कि एनपीए की इंपैक्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट इंपैक्ट्स ऑफ एनपीए। तो एनपीए के इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो क्राइसिस ऑफ एनपीए इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एंड मोस्ट फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम दैट हैड इंपैक्टेड द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो उसके इंपैक्ट क्या है? तो पहला प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मैं एनपीए के इंपैक्ट की बात करूंगा तो हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी मींस एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। इंडिया में ज्यादातर बैंक्स जो है वो कमर्शियल बैंक्स है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। अगर बैंक्स के अंदर एनपीए बढ़ जाए तो बैंक्स अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लूज करेंगे। ऑफ कोर्स ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर बैंक किसी को कर्जे दे रही है और वो पर्सन बैंक में पैसा वापस नहीं दे रहा है तो बैंक का नुकसान हो रहा है। ये समझने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अगर बैंक के अंदर एनपीए ज्यादा हो रहे तो बैंक विल लूज देयर प्रॉफिटेबिलिटी। एनपीए इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक स्टॉप टू अर्न इनकम ऑन वन हैंड एंड अट्रैक्ट हायर प्रोविजनिंग। तो दूसरा मतलब क्या है कि जो बैंक प्रॉफिट कमा रही है उसमें से भी तो प्रोविजन निकालना पड़ेगा ना। तो एक तो प्रॉफिट में कम पैसा आ रहा है, ऊपर से जो भी पैसा आ रहा है उसमें से प्रोविजन भी बनाना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो जाता है? बैंक के अंदर प्रॉफिट कम दिखाई देता है। अगर बैंक के अंदर प्रॉफिट कम दिखाई देगा तो बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना वहां पे, कि बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कम आएगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर किसी इन्वेस्टर को किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट को या फिर बॉन्ड के थ्रू हो, तो इन्वेस्टर क्या देखेगा? बैंक कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अकॉर्डिंगली वो अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगा। अगर बैंक के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कम है, बैंक प्रॉफिट कम कमा रही, तो कोई भी इन्वेस्टर क्यों जाएगा उस बैंक के अंदर? क्योंकि इन्वेस्टर को तो चाहिए प्रॉफिट। अगर बैंक प्रॉफिट कमाएगी तभी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। इससे डिपॉजिटर्स के ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब क्योंकि कोई भी डिपॉजिटर ये सोचेगा ना कि इस बैंक में अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है मतलब इस बैंक में कुछ गड़बड़ियां हो रही है, उसके कारण यहाँ पे नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। अगर बैंक के अंदर मैं अपना पैसा डालूंगा तो शायद मेरा भी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए डिपॉजिटर्स के ऊपर भी एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक निगेटिव पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है, निगेटिव पब्लिक ओपिनियन भी क्रिएट होता है। तो दिस इज impact of NPA on bank. तो bank will lose their profitability. Again, capital adequacy. तो जब बैंक के अंदर एनपीए बढ़ेंगे तो बैंक को कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बढ़ानी पड़ेगी ना। कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब गाइस, कैपिटल एडिक्वेसी एक चीज होती है, हमने बेसल नॉर्म देखा था लास्ट लेक्चर में, उसके अंदर हमने समझा था कि कैपिटल एडिक्वेसी क्या होती है। तो कैपिटल एडिक्वेसी क्या है कि अगर मान लो बैंक ने 100 रुपीज कर्जे में दिए हैं तो बेसल नॉर्म 3 कहता है कि बैंक में जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो मेंटेन करनी चाहिए। मतलब 100 रुपीज के कर्जे के ऊपर अगर मैं आरबीआई की गाइडलाइंस की बात करूंगा रिगार्डिंग बेसल नॉर्म, तो 11.5% रुपीज कैपिटल में जमा करना है। अगर 100 रुपीज के कर्जे दिए जा रहे हैं तो उससे रिस्क जनरेट हो रहा है, एंड देन बैंक विल हैव टू मेंटेन 11.5 रुपीज इन देयर कैपिटल। तो 100 रुपए कर्जा देने के बाद बैंक को 11.5 रुपए कैपिटल के नाम पे जनरेट करने, मतलब ये एक्स्ट्रा पैसा मांगना रेज करना पड़ेगा बैंक। अब बैंक के सामने एनपीए बढ़ जाएंगे तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी, क्योंकि व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट? इट्स अ रेशियो ऑफ कैपिटल बैंक्स टोटल कैपिटल टू द रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट मतलब एनपीए। तो जितने ज्यादा एनपीए होंगे उतना ज्यादा कैपिटल बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके ये 11.5% मेंटेन रहेगा, मिनिमम 11.5%।
अभी के लिए अगर मैं बात करूंगा मार्च 2023 के लिए, तो इंडिया में जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो कितनी है, वो होनी चाहिए 11.5%, इट शुड बी 11.5%, लेकिन अभी है 17.1%। मार्च 2023 में इंडिया में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 17.1% है, विच इज ओवर एंड ओवर रिक्वायर्ड लिमिट, दैट मींस इंडियन बैंक्स आर फेयरली स्टेबल। यहां से हम समझते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। तो जब बैंक में एनपीए बढ़ेंगे तो बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द बेसल नॉर्म्स, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल on risk-weighted asset. Every increase in NPA level adds to risk-weighted asset, which required banks to increase their capital. यही चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना। Sorry. Third is liability management. What is liability into the bank? Deposits. Liability क्या होते हैं? Deposits. In the light of high non-performing assets, banks tend to lower interest rate on deposits on one hand and likely to levy higher interest rate on advances, जिसमें hamper the economy को। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? जब बैंक के अंदर एनपीए बढ़ते तब बैंक का प्रॉफिट कम होता है। अब प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है। जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट है ना उनको बढ़ा देती है। मान लो अगर पहले बैंक 10% पे इंटरेस्ट दे रही थी तो अब 10.5% या फिर 11% कर देगी। ऐसा करने से बैंक एग्जिस्टिंग मनी सप्लाई के ऊपर ज्यादा पैसा कमा सकती है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। दूसरा, बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा कर्जे में देने की कोशिश करेगा, लेकिन बैंक में उतना पैसा आना तो चाहिए ना, तो बैंक डिपॉजिट्स को मैनेज करने की कोशिश करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे डिपॉजिट कैसे मैनेज किए जाएंगे, क्योंकि बैंक जो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देती है उसको रिड्यूस करेगी। सी, बैंक के अंदर होता है एक स्प्रेड, मैंने पहले भी समझा था। व्हाट इज स्प्रेड? इट्स इंटरेस्ट रेट डिफरेंस, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन माइनस इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। दो इंटरेस्ट रेट है। मान लो 10% पे लोन दिया जा रहा है और 5% पे डिपॉजिट लिए जा रहे हैं, तो स्प्रेड कितना हो गया आपका? 5%। अगर बैंक में एनपीए ज्यादा हो रहे तो ये जो लोन दिए जा रहे हैं वहां से जो पैसा आने वाला था वो नहीं आएगा पूरा, तो बैंक का जो टोटल प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है। सो व्हेन प्रॉफिट इज रिड्यूसिंग तो बैंक विल ट्राई टू फाइंड अनदर एमिनिटीज टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। तो बैंक क्या करेगी? स्प्रेड को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो स्प्रेड को बढ़ाने का एक तरीका क्या है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन को बढ़ा दो, तो 11% कर दो, और डिपॉजिट के ऊपर घटा दो, मतलब 4% कर दो। तो अब स्प्रेड कितना हो गया आपका? ये हो गया 7%। सो बैंक का भी 2% ज्यादा स्प्रेड हो गया है, तो दैट्स व्हाई बैंक अब ज्यादा पैसे कमाएगी। प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है ना, उसको भरने की कोशिश करेंगे बाय मैनेजिंग लायबिलिटी। तो इसको हम कहेंगे लायबिलिटी मैनेजमेंट। इन द लाइट ऑफ हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक टेंड टू लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। मैंने कहा ना डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट लो करना on the one hand and likely to levy higher interest rate on advances. इस तरीके से liability management किया जाएगा। नेक्स्ट, पब्लिक कॉन्फिडेंस। जब बैंक के अंदर एनपीए बढ़ते जाएंगे तो जो पब्लिक है उनका कॉन्फिडेंस तो लूज होते जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर बैंक के अंदर प्रॉफिट्स कम हो रहे, इफ बैंक्स इज रिड्यूसिंग देयर बैंक इज लूजिंग देयर प्रॉफिट, तब मैसेज ये जाएगा कि शायद बैंक में अब वो बात नहीं रही कि वो प्रॉफिट कमा सकती है। तब जब वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती है तो इसके अंदर कोई डिपॉजिटर भी नहीं आएगा ना, शायद से बैंक फेल हो जाए। तो डर लगता है कि अगर प्रॉफिट रिड्यूस हो रहे तो आगे जाके बैंक फेल भी हो सकती है, तो मैं क्यों जाऊंगा? तो पब्लिक कॉन्फिडेंस उस बैंक के अंदर कम हो जाता है। The credibility of the banking system is also affected greatly due to the higher NPA level, because it has impacted the confidence on of the general public of society with respect to the soundness of the banking system. कि बैंक फेल हो सकती है। साउंडनेस मतलब क्या है? जो बैंक की सिक्योरिटी कितनी है, साउंडनेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम कि बैंक कितनी मजबूत है, तो लोगों का भरोसा खत्म हो सकता है, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस चला जाएगा। सो दिस इज इम्पैक्ट ऑफ एनपीए के, पब्लिक कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा।
सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एनपीए। इसके अलावा और भी कुछ इम्पैक्ट्स हैं, जिसे मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया, बट देयर आर सर्टेन, जैसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, किसी भी बैंक में लिक्विडिटी कैसे आती है, पहले समझते हैं लिक्विडिटी क्या है। रिस्क के चैप्टर में मैंने समझा था लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी इज ए कैश और लाइक कैश, कैश जैसा, जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दीज आर नोन एज लिक्विडिटी। अब बैंक के अंदर ये जो लिक्विडिटी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिक्विडिटी नहीं होगी तो बैंक फेल हो सकती है। तो ये लिक्विडिटी कहां से आती है? पहला तरीका तो डिपॉजिट्स, बैंक के अंदर जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो बैंक में लिक्विडिटी आ रहे हैं। दूसरा, मतलब मैं आपको पॉपुलर मीन्स बता रहा हूं। दूसरा क्या होता है कि बैंक के अंदर जो लोन रिपेमेंट हो रहा है वहां से बैंक में पैसा आ रहा है। फिर क्या, बैंक डेट लेती है, कर्जा, वहां से भी बैंक में लिक्विडिटी आती है। तो देयर आर वेज थ्रू व्हिच बैंक अर्न लिक्विडिटी इनटू द बैंक। अब जब लोन रिपेमेंट नहीं हो रहे वहां पे ढंग से, तो एनपीए, एनपीए मतलब क्या है? लोन रिपेमेंट नहीं होना। तो बैंक के अंदर लिक्विडिटी कम आ रही है ना। अब जब लोन रिपेमेंट नहीं हो रही, बैंक प्रॉफिटेबिलिटी लूज हो रही है, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस भी कम होते जाएगा, तो इसलिए डिपॉजिट्स भी कम होते जाएंगे। तो लोन जो रिपेमेंट हो रही है वो कम हो रही है, डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं। तो इसके बाद क्या हो जाता है? बैंक के अंदर लिक्विडिटी शॉर्टेज क्रिएट होने की संभावना हो जाती है, और हो भी जाता है, लिक्विडिटी शॉर्टेजेस क्रिएट हो जाते हैं। जब बैंक में लिक्विडिटी शॉर्टेजेस क्रिएट हो जाएंगे तब बैंक को लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना महंगा पड़ जाता है, क्योंकि बैंक ज्यादा से ज्यादा कर्जे लेने की कोशिश करेगी, डेट लेने की कोशिश करेगी, आरबीआई से कर्जे ले लेंगी, कॉल मार्केट से कर्जे ले लेंगी और अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। बट उसके लिए बैंक को खर्चे ज्यादा करने पड़ेंगे, स्पेंडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सामने। तो इसके कारण बैंक में एक निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो जाता है। सो लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने में बैंक को मुश्किल आ सकती है। तो दीज आर इम्पैक्ट्स ऑन एनपीए। एनपीए के बैंक के अलावा और दूसरे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? अगर मैं बात करूंगा सरकार, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? तो अगर एनपीए बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाती है, इनकम कम हो जाएगी। उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेज, डायरेक्ट वेज जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती है। जब पब्लिक सेक्टर की बैंक्स पैसा नहीं कमाएंगी तो वो सरकार को डिविडेंड नहीं दे पाएगी। सरकार को डिविडेंड नहीं मिल रहा है मतलब इनकम रिड्यूस हो रही है। अगर एनपीए ज्यादा है तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कम हो जाते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएगी तो सरकार की इनकम भी तो कम हो जाएगी थ्रू टैक्सेस। तो हम देखते हैं कि जब एनपीए बढ़ता है तब सरकार की इनकम कम हो जाती है, फिर सरकार को एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा। तो सरकार की इनकम कम होती है और सरकारी खर्चे में हमको बढ़ोतरी दिखाई देती है। ये सरकार के ऊपर इम्पैक्ट है। इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ राइजिंग एनपीए इनटू द इकोनॉमी? तो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है ग्रोथ कम हो जाती है, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? तो उसके डिफरेंट रीजन है। जैसे पहला तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगी तब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएंगे, और किसी भी इकोनॉमी में हम देख सकते हैं कि ग्रोथ कम हो रहा है। 2011 के बाद हम देख सकते हैं कि इंडिया में ग्रोथ रिड्यूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि 2011 के बाद इंडिया में एनपीए काफी ज्यादा हो रहे थे। तो ये इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, ग्रोथ कम हो जाना। सो दैट इज हाउ वी कैन सी प्रॉब्लम्स ऑफ एनपीए, impacts of NPA. नेक्स्ट इज रीजन बिहाइंड एनपीए। एनपीए होने के कारण क्या है? सो देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर एनपीए। जैसे पहला रीजन है इकोनॉमिक डाउनटर्न। इकोनॉमिक डाउनटर्न मतलब जैसे स्लो डाउन, रिसेशन, आप कुछ भी कहो उसको, मंदी। नॉर्मल हिंदी में हम लोग वर्ड यूज क्या करते हैं? मंदी। तो ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, रिसेशन है, ये कैसे एनपीए को निमंत्रण देता है? देखिए, ये एक बिजनेस साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल है, ठीक है। ये है आपका डिमांड।
तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है हम देखते हैं इकोनॉमी में तेजी होती है, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी होती जाती है, सारी चीजें मस्त है। लेकिन जैसे ही डिमांड कम होना शुरू हो जाता है तो इकोनॉमी में रिसेशन होता है। नाउ व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन इज फॉलिंग डिमांड, फॉलिंग डिमांड। तो जब डिमांड फॉल करती है तब हम कहेंगे कि मार्केट में क्या आ रहा है? रिसेशन आ रहा है। जब मार्केट में डिमांड कम हो रही है तब प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तब हम देखेंगे मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी तो कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, जब उसके पास लोगों को देने के लिए कुछ काम नहीं है तो वो क्यों, मतलब फोकट में क्यों एम्प्लॉयमेंट को रखेगा? तो वो एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर देगा वहां पे। आप लोग सुनते होंगे कि न्यूज़पेपर के अंदर के सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को जॉब से निकाला जाता है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनीज, ये जो बड़ी बड़ी एमएनसी कहा जाता है, जायंट जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एयर इंडिया, इन कंपनियों ने हजारों की संख्या में लोगों को जॉब से निकाला है। ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों को रात भर में पता, एक रात में पता चल जाता है कि जिन लोगों को उन्होंने जॉब दिया वो नालायक है, वो दे आर नॉट वर्दी। नहीं, सिंपली कॉस्ट कटिंग के नाम पे इनको निकाला जाता है। कॉस्ट कटिंग मतलब रिसेशन के अंदर जब प्रॉफिट नहीं होता है तब प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉस्ट कटिंग की जाती है। इनपुट कॉस्ट को कट किया जाएगा और इनपुट कॉस्ट में सैलरीज भी आती है जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं। तो सैलरीज बचाने के लिए क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर देंगे। तो हम देखेंगे कि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों को जॉब से निकाला जाता है, उसको कहते हैं ले ऑफ करना। तो जब रिसेशन होता है तब ज्यादा से ज्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट चले जाती है। अब यहाँ पे कंपनीज का प्रोडक्शन भी कम होता है, लोगों की जॉब भी जाती है। तो अगर किसी कंपनी ने बैंक से कर्जा लिया होगा तो उसको कर्जा वापस करने में भी परेशानी है। अगर जिन लोगों को जॉब से निकाला गया उन्होंने बैंक से कर्जा लेके कुछ ना कुछ एसेट जनरेट की होगी तो उनको अपने कर्जे वापस करने में भी परेशानी होगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि रिसेशन के समय में एनपीए ज्यादा बढ़ रहे हैं, एनपीए की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। 2008 के बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसको सब प्राइम क्राइसिस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सब प्राइम क्राइसिस। तो 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, उसकी शुरुआत यूएसए से हुई थी। तो यूएसए से सब प्राइम क्राइसिस की शुरुआत हुई, बट वी आर लिविंग इन द ग्लोबल विलेज। तब यूएसए से फेल के ये जो क्राइसिस है, ये जो रिसेशन है, वो इंडिया तक आ गया। और 2011 के बाद हम देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो रही है, रिसेशन दिखाई दे रहा है इंडियन इकोनॉमी में। फिर हम देख रहे हैं कि 2011 के बाद इंडिया में एनपीए भी बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स धनाधन बढ़ रहे हैं। 2013-14 तक आते आते ये एनपीए रेट काफी हाई हो गया था इंडिया में, 13-14-15। अगर आप 13-14-15 की इकोनॉमिक सर्वे या फिर किसी भी इकोनॉमी से रिलेटेड रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा इंडिया में एनपीए रेट काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर ये एनपीए काफी ज्यादा हो गया था, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये एनपीए रेट काफी हाई हो गया था। अब हमने क्या समझा है कि जब बैंक के अंदर एनपीए बढ़ेगा तो बैंक को कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा। अब पब्लिक सेक्टर बैंक को कैपिटल बढ़ाने भी मुश्किल आ रही थी। अब पब्लिक सेक्टर बैंक तो सरकारी बैंक होती है, तो जैसे बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाए तो माँ बाप बचाने के लिए आ जाते हैं, उसी तरीके से जब ये पब्लिक सेक्टर बैंक में कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी तब सरकार आगे आ गई। तो सरकार बजट के अंदर रिकैपिटलाइजेशन फंड बनाती थी, रिकैपिटलाइजेशन फंड। सरकार ने तकरीबन 3 लाख करोड़ के अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीज रिकैपिटलाइजेशन फंड के नाम से पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्फ्यूज किए हैं। सोच के देखो ना गाइस, ये जो 3 लाख करोड़ रुपए सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्फ्यूज कर रही है, अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए नहीं होते तो शायद यही 3 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार सड़कें बनाने में, हॉस्पिटल, स्कूल्स, पब्लिक सर्विसेज को और बेहतर करने में यूज कर सकते थे ना। तो ये भी तो एक नुकसान ही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को बचाने के लिए रिकैपिटलाइजेशन फंड्स को भी वहां पे जनरेट किया गया था। अब वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको बचाना भी जरूरी है, लेकिन अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए नहीं होती तो सिचुएशन और भी अच्छी हो सकती थी। तो यहां से हम सीखते हैं कि जब रिसेशन आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, तब इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि एनपीए ज्यादा ग्रो हो रहा है। इकोनॉमिक रिसेशन, स्लो डाउन इन इंडस्ट्रीज ग्रोथ लीड टू द डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
दिस इन टर्न इफेक्ट द कैश फ्लो ऑफ कंपनीज एंड दे मे डिफॉल्ट ऑन देयर लोन्स। ये चीज हमने यहाँ पे सीखी। नेक्स्ट रीजन है बोरोअर्स डिफॉल्ट। जो बोरोअर्स है जब वो डिफॉल्ट हो जाएंगे उसके कारण भी हो सकता है। So borrowers may default on their loan due to the various reasons such as financial difficulties, fraud, mismanagement. This leads to the NPA. अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इकोनॉमिक स्लोडाउन में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, रिसेशन में एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। अब जिस पर्सन की जॉब गई है उसने कर्जा लिया है तो वो अपना कर्जा नहीं चुका पाएगा ना, तो वो क्या है, बोरोअर्स डिफॉल्ट। वेरियस रीजन, जरूरी नहीं है कि वो जेन्युइन रीजन हो, इनजेन्युइन या फिर फ्रॉड रीजन भी हो सकता है। कि मान लो किसी इंसान ने बैंक से कर्जा ले लिया और वो भाग गया, वो जानबूझ के भाग गया, ऐसा नहीं कि उसके पास जॉब नहीं वगैरह कुछ नहीं है, वो था ही 420 इंसान, वो फ्रॉड इंसान था, तो फ्रॉड करके वो बैंक से भाग गया, तो वो क्या है, वो भी बोरोअर्स डिफॉल्ट है, जैसे नीरव मोदी इंडिया में। सो नीरव मोदी, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कुछ पैसे लेते, तो आई थिंक अराउंड 11,000 करोड़ के अराउंड कुछ तो भी अमाउंट थी वो, तो उतने पैसे उन्होंने बैंक से लिए थे। अब जब पैसा देने की बात आई तब उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उल्टा वो इंडिया छोड़ के भाग गए, तो वो क्या है, वो फ्रॉड ही है ना। अब पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो 11,000 करोड़ के अराउंड जो भी ये पैसा डिफॉल्ट हुआ है, ये किसका पैसा था, ये पब्लिक का पैसा था, इट्स पब्लिक मनी। अब ये पब्लिक मनी खतरे में चला गया ना उतना पूरा। वो तो अच्छा है कि पंजाब नेशनल बैंक काफी बड़ी बैंक थी, तो उन्होंने इस लॉसेस को कवर किया कहीं ना कहीं से, तो लेकिन वो डूबी नहीं। अगर वो डूब जाती तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। पीएनबी एक काफी बड़ी बैंक है। तो ये क्या है, बोरोअर्स डिफॉल्ट। तो बोरोअर्स डिफॉल्ट किसी भी कारण हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन रीजन भी हो सकते हैं, तो कुछ इनजेन्युइन यानी फ्रॉड रीजन भी हो सकते हैं। तो जब बोरोअर डिफॉल्ट हो गया तब हम क्या कहेंगे कि वो एनपीए जनरेट कर रहा है। Next is inadequate credit appraisal. What do you mean by this? Inadequate credit appraisal. बैंक के अंदर अगर कोई भी पर्सन कर्जा लेने के लिए आता है तो बैंक उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे। बैकग्राउंड चेक के अंदर क्या करेंगे वो, कि भाई सामने वाला जो पर्सन, मान लो XYZ, ये पर्सन बैंक में बोरोअर बन के आया है, इन्होंने पहले कभी कहीं से कर्जा लिया है क्या, कब लिया है, कितने रुपए का कर्जा लिया है, और जो कर्जा लिया है क्या वो उन्होंने कंप्लीटली रिपे किया है क्या, या फिर बीच में कहीं पे एनपीए हो गए थे क्या ये सामने वाला पर्सन बिल्कुल डिफॉल्टर है तो नहीं। ये सारे बैकग्राउंड चेक करनी पड़ती है। ये जो XYZ पर्सन कोलैटरल ले रहा है, ये कोलैटरल सही है क्या, ऑथेंटिक है क्या, इन सारी चीजों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इसको हम कहेंगे क्रेडिट अप्रेजल। Sometimes bank and financial institutions do not carry out proper credit appraisal while sanctioning loan. तो किसी भी बेजवाबदार इररिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर फ्रॉड पर्सन को कर्जा देने की संभावना बढ़ जाएगी जब वो अच्छे से क्रेडिट अप्रेजल नहीं करेंगे। आजकल आपको पता है कि सिबिल स्कोर देखा जाता है। सिबिल स्टैंड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो सिविल संस्था है ये क्या करती है, क्रेडिट स्कोर जनरेट करती है। क्रेडिट स्कोर, व्हाट इज दिस क्रेडिट स्कोर, कि अगर मान लो XYZ पर्सन ने पहले कुछ कर्जे लिए होंगे तो इन भाई साहब का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाएगा कि इन्होंने कब कर्जा लिया है, किस बैंक से कर्जा लिया है, कितना कर्जा लिया है, वो सारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाएगा। अकॉर्डिंगली उनका एक स्कोर जनरेट होगा, उस स्कोर को हम कहेंगे क्रेडिट स्कोर। अगर क्रेडिट स्कोर बुरा है, जनरली ये माना जाता है कि 750 के अब स्कोर है तो अच्छा है, ये मैक्सिमम 900 होता है। क्रेडिट स्कोर मैक्सिमम कितना होगा, सिविल स्कोर 900। 750 के ऊपर है तो ये ठीक ठाक अच्छा माना जाता है, ओके ओके माना जाता है। लेकिन अगर उसके नीचे है तो फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सो दैट्स हाउ, अगर इनएडिक्वेट क्रेडिट अप्राइजल नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कि एनपीए होने की संभावना ज्यादा है। अगर ये इनएडिक्वेट, ये जो क्रेडिट अप्राइजल ढंग से नहीं होगा तो किसी गलत इंसान को कर्जा दिया जाएगा और वो गलत इंसान बैंक का नुकसान कर देगा एनपीए बन के। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनएडिक्वेट क्रेडिट अप्रेजल से भी बैंक के अंदर क्या हो सकते हैं,
एनपीए लॉसेस जनरेट हो सकते हैं। व्हाट एल्स आर द रीजन? तो एक रीजन है माल एडमिनिस्ट्रेशन बाय द कॉर्पोरेट्स, फॉर एग्जांपल विलफुल डिफॉल्ट। हु आर विलफुल डिफॉल्टर? फॉर एग्जांपल विजय माल्या। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, बैंक से पैसे लिए, बहुत सारे बैंकों से कर्जा लिया, अब वो कर्जा खुद रिपे नहीं करे, तो वो क्या बन गया, विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्टर मींस these are those person who have money with themselves but they are willingly defaulted their loan, मतलब वो अपनी मर्जी से बैंक को पैसे नहीं दे रहे, उन लोगों को हम कहेंगे विलफुल डिफॉल्टर। तो ये माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। विलफुल डिफॉल्टर और कौन है कि मान लो कंपनी ने कर्जा लिया है बिजनेस एक्सपांशन के लिए, हम कहते हैं ना ऑपरेशन क्रेडिट लिया उन्होंने कि उनको बिजनेस करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और जैसे ही वो पैसा आ गया तो कंपनी ने अपने लिए एक चार्टर प्लेन खरीद लिया, एसेट लग्जरियस गुड खरीद लिया, पैसा मांगा बिजनेस करने के लिए, लेकिन आप उससे लग्जरियस गुड खरीद रहे हो, नॉट फॉर बिजनेस, फॉर योर सेल्फ सफिशियंसी। तो वो क्या है, आपने एक कारण से पैसा मांगा, एक्स कारण के लिए पैसा मांगा, और आप वाई कारण पे खर्चा कर रहे हो। यू हैव डाइवर्ज योर मनी। आपको जिस काम के लिए पैसा दिया था, आपने उसको ना यूज करते हुए, उस काम के लिए यूज नहीं करते हुए, आपने दूसरे और किसी काम के लिए कर दिया। तो वो क्या है, माल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो भी किसके अंदर आएगा, विलफुल डिफॉल्टर। तो जब इस तरीके से विलफुल डिफॉल्टर जनरेट होंगे तो बैंक के अंदर एनपीए बढ़ेंगे। अभी आरबीआई की नई नोटिफिकेशन है कि बैंकों को 6 महीने के भीतर 6 मंथ 6 महीने के भीतर ये बताना है कि उनके सामने जो एनपीए है क्या वो विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन बैंक को करना पड़ेगा और रिजल्ट 6 महीने के अंदर देना पड़ेगा। और क्या है, नेचुरल रिजल्ट्स, नैसर्गिक आपत्ति जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, आउटब्रेक। टर्की के अंदर भूकंप आ गया, टर्की दशकों तक पीछे चला गया। टर्की के अंदर आज 60% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। एक साल हो गया टर्की के अंदर भूकंप आए हुए, लेकिन 6% से ज्यादा का इन्फ्लेशन है वहां पे, महंगाई है। तो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है वहां पे टर्की में, तो वहां पे बिजनेस एक्टिविटी फ्लरिश नहीं हो सकती ना। और जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस थी वो भूकंप के अंदर बर्बाद हो गई, तो वो जो लोगों ने कर्जे लिए थे वो भी तो बर्बाद हो जाएंगे उसी के साथ। तो ड्यू टू द नेचुरल रीजंस, नैसर्गिक आपत्तियां जो है ना वो एनपीए को इनवाइट करती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ डिसीज आउटब्रेक, कोविड। कोविड के अंदर क्या हो गया था, कोविड के अंदर एक वायरस स्प्रेड हो गया। अब वो वायरस स्प्रेड होने के बाद लॉकडाउन लग गए। इन लॉकडाउन के अंदर बिजनेसेस का काफी बड़ा नुकसान हुआ। मतलब अगर हम चाइना की बात करेंगे, यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा लॉकडाउन चाइना ने लगाया था। वहां पे चाइना के अंदर वन कोविड पॉलिसी थी, ऐसा भी कुछ तो भी उनका नाम था। तो उस पॉलिसी के अंदर उन्होंने लॉकडाउन काफी स्ट्रिक्ट कर दिए थे। जब लॉकडाउन स्ट्रिक्ट हो गए तो ये देखा गया कि चाइना की ग्रोथ रेट कम हो गई। ग्रोथ कम हो रही मतलब वहां पे प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन क्यों कम हुआ, रिस्ट्रिक्शंस के कारण। अब जब ग्रोथ कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, मतलब लोगों की इनकम भी तो कम हो रही है, तो शायद से कुछ लोग वहां पे एनपीए में भी कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेचुरल रीजन से भी क्या हो जाता है, वहां पे एनपीए रेट बढ़ जाते हैं। भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड्स, ड्रॉट्स, इससे भी। जैसे कि अल नीनो इवेंट, टेक अनदर एग्जांपल। अल नीनो ये एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना है। अगर इस साल अल नीनो है मतलब इस साल इंडिया में बारिश कम होगी। Whenever there is a El Nino phenomena, India will witness low rainfall. ये जो अगस्त आया है ना 2023 में, तो ये जो अगस्त का पूरा महीना है ये पिछले 100 सालों में सबसे ड्राइएस्ट अगस्त है, द लास्ट सेंचुरी। सबसे सूखा अगस्त है। इसलिए हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्रॉप डाउन हो गया है। अभी देखो जो प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनके भाव बढ़े हुए हैं, जबकि हार्वेस्ट हो गया है। दशहरे के बाद इंडिया में हार्वेस्ट हो जाता है, फिर भी आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के भाव बढ़े हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर सेक्टर में बारिश नहीं होने के कारण इंडिया में
बहुत जगहों पे हम इन्फ्लेशन को फील कर सकते हैं वहां पे। तो जब बारिश नहीं होगी तब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा तब एग्रीकल्चरल लोन डिफॉल्ट होने की संभावना है ना। तो ये चीज क्या है आपका नेचुरल रीजंस फॉर क्रिएटिंग एनपीएस। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है चीप इंपोर्ट ड्यू टू द डंपिंग। अब ये डंपिंग क्या है इसको समझते हैं। मान लो चाइना है, एक कंट्री चाइना, दूसरा इंडिया। एक मोबाइल है जिसको इंडिया बनाता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर मान लेते हैं हम मैक्स एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, एक लौती कंपनी है मैक्स। चाइना के अंदर एक कंपनी है माइक्रोमैक्स। अब माइक्रोमैक्स को इंडियन मार्केट को कैप्चर करना है, तो माइक्रोमैक्स क्या करेंगे, उन्होंने जो भी मोबाइल बनाए ना वो इंडिया में बेचेंगे, लेकिन जब वो इंडिया में बेचेंगे तब एमआरपी जो इन फोन की कॉस्ट होगी ना वो काफी कम कर देंगे। वो एक्चुअली चाइना में जो प्राइसेस है ना, चाइना के प्राइसेस से भी इंडिया में सस्ते में बेचेंगे। जब किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट को उस फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में कम दाम में बेचा जाएगा तब हम कहेंगे कि डंपिंग हो रही है। तब हम क्या कहेंगे, डंपिंग। कि एक फोन है चाइना में 1000 रुपए का मिल रहा है और वही फोन इंडिया में 900 रुपए का मिल रहा है, तब हम कहेंगे चाइना उस फोन को इंडिया में डंप कर रहा है। अब चाइना 100 रुपए का नुकसान करके क्यों इंडिया में इस फोन को डंप कर रहा है, तो चाइना का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिंपल है, टू डिस्ट्रॉय डोमेस्टिक मार्केट, इस मैक्स कंपनी को खत्म करना। क्योंकि जब मैक्स कंपनी का फोन 1000 रुपए में मार्केट में मिल रहा है और उसी क्वालिटी का फोन चाइना 900 रुपए में दे रहा है, तो नॉर्मल कंज्यूमर 100 रुपए बचाने की कोशिश करेगा तो वो चीप फोन को खरीद लेगा। जब मार्केट में मैक्स के फोन कोई खरीदेगा नहीं तो कुछ समय बाद मैक्स तो बर्बाद हो जाएगी। उतने समय के लिए ये जो माइक्रोमैक्स कंपनी है इसके पास पैसा काफी ज्यादा है, तो ये लॉसेस को फील कर लेगी, वो अब्सॉर्ब कर लेगी। जैसे ही मैक्स कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, जो माइक्रोमैक्स कंपनी है अपने फोन की प्राइस 1500 कर देगा, क्योंकि अब उसको इंडिया में कोई कंपटीटर नहीं है। तो कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए डंपिंग का सहारा भी लिया जाता है। तो जब किसी भी इकोनॉमी में डंपिंग हो रही है या फिर चीप इंपोर्ट हो रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, चीप इंपोर्ट हो या फिर डंपिंग हो, इससे क्या हो जाता है कि डोमेस्टिक मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाता है। डोमेस्टिक बिजनेसेस जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब डोमेस्टिक बिजनेस डिस्ट्रॉय होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तब इसके कारण क्या हो जाएगा, जब इंडस्ट्री खत्म हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इंडिया में इनकम कम हो जाएगी, इंडिया की इनकम कम हो जाएगी, मतलब इंडिया में पैसे वापस करना, जो भी कर्ज लिए है उन कर्जों को वापस करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वो अब अफोर्डेबल नहीं होगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि इंडिया में एनपीए बढ़ जाएगी, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे। तो दीज आर रीजंस बिहाइंड एनपीए। तो चीप इंपोर्ट करना या फिर डंपिंग हो जाना इंडिया में, तो उससे एनपीए बढ़ेंगे। भूकंप, सुनामी जैसी नेचुरल कैलामिटीज आएगी, उससे एनपीए बढ़ेंगे। विलफुल डिफॉल्टर जैसे लोग, विलफुल डिफॉल्टर अगर इंडिया में ज्यादा हो जाएगी तो उससे भी एनपीए बढ़ेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि जो भी कर्जे बांटे जा रहे हैं वो ढंग से अगर नहीं बांटेंगे फिर भी एनपीए बढ़ेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि बोरोवर्स जो होते हैं उन्होंने बैंक में पैसे वापस नहीं दिए किसी भी कारण से, तब भी एनपीए बढ़ेंगे। एंड और हमने एक इंपॉर्टेंट देखा था इकोनॉमिक डाउनटर्न, मतलब रिसेशन जैसी घटना है, इकोनॉमिक साइकिल की बात कर रहे हैं। जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा तभी भी इंडिया में एनपीए बढ़ेगा। बहुत बार एनपीए गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण भी होते हैं। गवर्नमेंट डिसीजन जस्ट लाइक वॉर, युद्ध, या फिर लॉकडाउन, है ना। अभी रशिया यूक्रेन वॉर, देन इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, अभी तो नए नए में इजराइल पैलेस्टाइन चल रहा है, रशिया यूक्रेन थोड़ा सा पुराना हो गया। लेकिन जब इन जहां पे ये युद्ध हो रहे हैं वहां पे बिजनेसेस नहीं हो रहे ना, इतने अनसर्टन माहौल में बिजनेसेस नहीं हो सकते, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, तब लोगों ने जो भी कर्जे लिए वो बढ़ते जाएंगे, मतलब जो भी कर्जे लिए वो एनपीए होते जाएंगे और बैंकों के अंदर एनपीए रेट बढ़ते हुए दिखेगा। तो दैट्स हाउ हम देख रहे हैं कि बैंकों के अंदर एनपीए बढ़ते जाएंगे। तो गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण भी बैंक में एनपीए बढ़ेंगे। सो दीज आर रीजंस through which we will see upsurge into the NPA in banking system.
तो गाइज आज हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे वो है इम्पैक्ट ऑफ एनपीए। तो इम्पैक्ट के अंदर हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, कैपिटल एडिक्वेसी ज्यादा करनी पड़ती है, लायबिलिटी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे बैंक को पब्लिक कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो जाता है बैंक के सामने। तो इस तरीके से हमने कुछ इम्पैक्ट देखे थे। फिर हमने इकोनॉमी के अंदर भी बहुत सारे इम्पैक्ट देखे थे, जैसे इकोनॉमी के अंदर हमने देखा था कि ग्रोथ कम हो जाती है। फिर सरकार के ऊपर इम्पैक्ट देखे हमने कि सरकार की इनकम भी कम हो जाती है। अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट है वहां पे। अगर मैं नॉर्मल कंज्यूमर की बात करूंगा इम्पैक्ट के अंदर, तो नॉर्मल जो कंज्यूमर है, मेरे जैसा आपके जैसा कंज्यूमर, तो उसके लिए बैंक से कर्जे लेना महंगा हो जाएगा ना, तो एक्सपेंसिव बोरोइंग हो जाएगी, क्योंकि बैंक प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, तो एक्सपेंसिव बोरोइंग हो जाएगी कस्टमर्स के लिए, तो कर्जे लेना महंगा हो जाएगा। दीज आर इम्पैक्ट्स ऑफ एनपीए ऑन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ओके, तो आज हमने इम्पैक्ट्स एंड रीजन ऑफ एनपीए ये दो टॉपिक पढ़े। इस टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बचा है, दैट इज नोन एज मेजर्स टू रिड्यूस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैसे कम किया जाए, इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। थैंक यू गाइस।